अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग ही बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही अचानक से मेवात के इलाके में एक भयानक और ख़तरनाक हिंसा हो गई थी। हिंसा होते ही फ़ौरन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी ही दुनिया में मेवात का इलाका और मेवाती मुस्लिम चर्चाओं में आ गए थे। और मुझे उम्मीद है कि आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगे कि जो इस हिंसा के होने के बाद से ही लगातार अब तक मेवात के इलाके और मेव लोगों से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे होंगे। आप ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिरकार ये मेवात का इलाका है क्या, कहाँ पर पड़ता है, क्या ये कोई गांव है, शहर है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, आखिर है क्या चीज़। साथ ही आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिरकार ये मेवाती लोग कौन हैं, इनका इतिहास क्या है, ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं और आज के दौर में ये पूरे ही भारत में इतने ज़्यादा मशहूर क्यों हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम मेवात से जुड़े हुए अपने सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ये कन्फ्यूज़न दूर करती चलूँ कि मेवात ना तो किसी गांव का नाम है और ना ही किसी कस्बे का और ना ही किसी शहर का नाम है। इतिहास में भले ही मेवात एक बड़ा इलाका हुआ करता था और मुस्तकिल इलाका हुआ करता था, बल्कि एक लंबे वक्त तक ये एक अलग आज़ाद रियासत भी रहा था। वक्त के साथ साथ ताकतवर हुक्मरानों ने इस इलाके में ताकतवर सल्तनतें कायम की और फिर उनके ऊपर लंबे वक्त तक राज कायम किया। मगर फिर जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे मेवात का नक्शा भी बदलता चला गया। देश के आज़ाद होने के बाद जब हमारा देश एक अलग शेप में बनना शुरू हुआ और अलग अलग जिलों इवन अलग अलग राज्यों में बटा, तो मेवात भी बढ़ता चला गया। किसी दौर में जिस पूरे इलाके को मेवात कहा जाता था, आज उस दौर में वो मेवात न सिर्फ कई जिलों में बल्कि कई राजस्थान या हरियाणा नाम की 2 स्टेट में बढ़ चुका है। यानी मेवात रीजन का कुछ हिस्सा हरियाणा में है तो कुछ हिस्सा राजस्थान में है, मगर फिर भी उस खास इलाके को ही मेवात माना जाने लगा। मेवात कहा जाने लगा कि जहां पर आज के दौर में नूह नाम का ज़िला मौजूद है, बल्कि इस ज़िले का नाम भी सन 2016 तक मेवात ज़िला ही हुआ करता था। सन 2016 में इसका नाम बदल दिया गया और फिर इसको नूह नाम दे दिया गया। यहाँ पर आज के दौर में ज़्यादातर मेवाती मुस्लिम आबाद हैं। यहाँ पर मेवाती, जिनको मेव मुस्लिम भी कहा जाता है, उनकी आबादी कितनी ज़्यादा है, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नूह हरियाणा में 22 जिलों में से एक इकलौता ऐसा ज़िला है कि जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का रेशो 80 और 20% बताया जाता है। यानी 80% मुस्लिम है तो 20% के करीब हिंदू मौजूद है। मेवाती मुस्लिम ऐतिहासिक तौर पर अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। यही वजह है कि दूसरे मुस्लिमों से उलट आज भी मेवाती मुस्लिमों के यहाँ पर आप लोगों को हिंदू ट्रेडिशन और हिंदू कल्चर का गहरा असर दिखेगा। इनके शादी ब्याह या फिर इस तरह की जो दूसरी चीज़ें होती हैं, उनमें आज भी बहुत सारी हिंदू रस्में पाई जाती हैं। और तो और अगर आप लोग मेवात के इलाकों में जाओगे तो आप महसूस करोगे कि मेवाती मुस्लिमों में कुछ लोगों के नाम भी ऐसे होते हैं कि जो देश के बाकी इलाकों में हिंदू कम्युनिटी के लोग ही रखते हैं, जो मुसलमानों में नहीं रखे जाते। मेवाती मुसलमानों के तार इतिहास में आज से लगभग 650 से 700 साल पहले पैदा होने वाले हुक्मरान कि जिनका नाम राजा सोनपरपाल हुआ करता था, उनसे जाकर जुड़ते हैं। राजा सोनपरपाल एक राजपूत राजा हुआ करते थे, मगर फिर बाद में यानी कि 1355 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। राजा सोनपरपाल के जिनका नाम इस्लाम अपनाने के बाद नाहर खान हो गया था, उन्होंने मेवात के इलाके पर कायम की गई एक ताकतवर और खुशहाल सल्तनत पर एक लंबे वक्त तक राज किया था। उनको वली मेवात के नाम से जाना जाता था, जो एक उपाधि थी जो उस दौर में दिल्ली सल्तनत के ताकतवर हुक्मरान यानी कि फिरोज शाह तुगलक की तरफ से दी गई थी। बाद में उनकी नस्ल से जो दूसरे लोग भी मेवात की गद्दी पर बैठे, उन लोगों को भी इसी उपाधि यानी कि वली मेवात के नाम से ही जाना जाता था। मेवातियों के पूर्वज यानी कि राजा नाहर खान की ये सल्तनत 1527 तक कायम रही थी, मगर फिर उस दौर में एंट्री हो चुकी थी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जिन्होंने न सिर्फ मेवात की ही सल्तनत बल्कि इस इलाके की जो दूसरी भी छोटी बड़ी सल्तनतें थी, उनको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और यहाँ पर एक स्टेबल और ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी थी, जिसको इतिहास में मुग़ल सल्तनत के नाम से जाना जाता है। बाबर के साथ भी मेवातियों की जंग की बड़ी दिलचस्प कहानी है। बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि अपनी पहली ही जंग में इब्राहिम लोदी को हरा चुका था,
दूसरी जंग में उसका मुकाबला था राणा सांगा से। वही राणा सांगा के जिसके बारे में ये भी दावा किया जाता है कि यही वो इंसान था कि जिसने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। फिलहाल इस दौर में मेवात के इलाके पर राज हुआ करता था हसन खान मेवाती का, कि जो राजा नहर खान की इस सल्तनत के आखिरी और उनकी नस्ल के भी आखिरी हुक्मरान थे। उन्होंने इस जंग में राणा सांगा की तरफ से लड़ने का फैसला किया। राणा सांगा के पास वैसे तो राजपूतों की 80,000 से लेकर 1 लाख के करीब फौज मौजूद थी। दूसरी तरफ बाबर के पास 40 से 50,000 की ही फौज मौजूद थी और इस हिसाब से उनके पास आधी फौज ही थी। मगर जहीरुद्दीन बाबर के पास प्लस पॉइंट ये था कि उसकी फौज न सिर्फ वेल ऑर्गेनाइज थी बल्कि साथ ही साथ उसके पास वो ख़तरनाक तोपें भी हुआ करती थी कि जिन तोपों को राजपूतों की आधी से ज़्यादा फौज तो पहली बार ही देख रही थी, और जो लोग इसको पहले से जानते भी थे तो उनके पास इनका मुकाबला करने का तजुर्बा मौजूद नहीं था। साथ ही साथ बाबर के जिनका बचपन पहले से ही तलवारों और घोड़ों के साए में गुजरा था और उसने अपनी पूरी उम्र जंगों के मैदान में गुजारी थी, उसको स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति बनाने में भी महारत हासिल थी। उसने जंग से पहले ही दूसरी तरफ के बहुत सारे सेनापतियों को और फौजों को ख़रीदना शुरू कर दिया, यानी अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया था। जंग शुरू होने के वक्त तक ऑलरेडी बहुत सारे सेनापति, बहुत सारे सरदार के जिसमें ज़्यादातर हिंदू राजपूत भी शामिल थे, वो बाबर की साइड में पहुंच चुके थे। ऐसे माहौल में बाबर ने हसन खान मेवाती के जिनके अंडर में एक बड़ी फौज मौजूद थी, उनको भी अपनी साइड करने की कोशिश की। हसन खान मेवाती को न सिर्फ लालच दिया गया बल्कि साथ ही साथ उनको धर्म यानी कि मजहब का भी वास्ता दिया गया, मगर इसके बावजूद भी हसन खान मेवाती ने गद्दारी नहीं की और जो शपथ ली थी यानी कि राणा सांगा के साथ ही लड़ने का फैसला किया। 16 मार्च 1527 के दिन खानवा नाम की लड़ी जाने वाली इस जंग में जहीरुद्दीन बाबर को फतेह हासिल हुई। दूसरी तरफ हसन खान मेवाती को अपने बहुत सारे फौजियों समेत जान तो गंवानी पड़ी ही, साथ ही साथ उनकी वो सल्तनत भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। फिलहाल मुगलों के बाद फिर अंग्रेज़ों का दौर आया और जब 1857 में हमारे देश की आज़ादी की पहली जंग शुरू हुई यानी कि क्रांति हुई, तो उसमें भी मेवात के लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताते हैं कि लगभग 6000 के करीब मेवाती 1857 की इस क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2 टुकड़ों में बट गया, तो जगह जगह पर दंगे फसाद शुरू हो गए और उसी माहौल में ही मेवात में भी मेवातियों का एक बड़ा ग्रुप ऐसा था कि जो न सिर्फ खुद भी पाकिस्तान जाना चाहता था बल्कि उस दौर में हमारी भारत की गवर्नमेंट भी उस ग्रुप को पाकिस्तान भेजना चाहती थी। मगर बिल्कुल आखिरी वक्त में गांधी जी ने इस इलाके का दौरा किया और उनसे मशवरा किया, उनकी समस्याएं सुनी और उसके बाद उन लोगों को इस बात के लिए समझाया कि वो बिल्कुल भारत में ही रुके। तब से लेकर आज तक लगातार उसी दिन की याद में मेवाती लोग हर साल 19 दिसंबर के दिन को मेवात दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज के दौर में मेवात का पूरा इलाका एग्रीकल्चर को लेकर जाना जाता है, क्योंकि इस इलाके में रहने वाले ज़्यादातर लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। मगर दोस्तों, किस्मत का सितम तो देखिए कि जिस मेवात के इलाके में किसी दौर में अमीर से अमीर सल्तनतें कायम हुआ करती थी और जिस मेवात की ज़मीन से ताकतवर हुक्मरान जन्म लिया करते थे, वक्त के साथ साथ वो इलाका गरीब से गरीब और बैकवर्ड से बैकवर्ड होता चला गया। आज हालात ऐसे हैं कि एजुकेशन और बाकी फैसिलिटीज़ को तो छोड़िए, इस इलाके के लोग साफ़ पानी के लिए भी तरस जाते हैं। इस इलाके के लोगों का कहना है कि जब भी किसी तरह के कोई इलेक्शन होते हैं तो वो हमेशा सबसे पहले पानी का मुद्दा उठाते हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्हें पीने, कपड़े धोने या इस तरह की बेसिक ज़रूरतों के लिए भी पानी नहीं मिल पाता है। एजुकेशन का हाल ये है कि यहाँ का लिटरेसी रेट 55% से भी नीचे है। यहाँ की सिर्फ 54 से 55% आबादी ही पढ़ी लिखी है, जो बाकी इंडिया के मुकाबले में काफ़ी गिरा हुआ है। आपको सुनकर शायद झटका लगेगा कि मेवात के, जिसको अब हम नूह के नाम से जानते हैं, ये जिला न सिर्फ आसपास के इलाकों में बल्कि इस पूरे वक्त भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ जिला है। हाँ दोस्तों, ऑफिशियली ये बात कई रिपोर्ट से क्लियर हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जहाँ एक तरफ मेवात के लोग वक्त वक्त पर आने वाली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं और ये कहते हैं क्योंकि इस इलाके में वो लोग ज़्यादा संख्या में है तो उनके साथ सौतेला सलूक किया जाता है,
तो वहीं दूसरी तरफ सारी सरकारें इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार खुद मेवाती लोगों को ही मानती हैं और उनके मुताबिक इन सारी चीज़ों की वजह सिर्फ और सिर्फ मेवाती लोग खुद ही हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो से पहले आप लोग मेवात के बारे में कितना जानते थे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मेवात के इलाके की आज की जो कंडीशन है उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है और आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।